नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं साक्षी बत्रा। बाजार में एक और तेजी का ही दिन, जब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बेंचमार्क इंडिसेस पॉजिटिव कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट अपने कंसोलिडेट मोड में चलते हुए आज नजर आ रहे हैं। और बाजार की इस तेजी में आगे की रणनीति क्या हो या आगे बुलिश कारोबार कब तक चलता रहेगा, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। डायरेक्टर इनाम होल्डिंग्स के हमारे साथ मिस्टर मनीष चौखानी मौजूद हैं और इन्हीं से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के एडिटर मिस्टर मिहिर भट्ट भी मौजूद हैं। जी हाँ, तो चलिए हमारे साथ एक खास मेहमान, जैसे आपने कहा, मनीष चौखानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, मॉर्निंग टू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब जो आई वुड से थीम जो है इस बातचीत का, वो दरअसल मोदी सरकार के 3 साल हैं। लेकिन हम वैसे भी एनालाइज कर रहे थे, पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा एक्शन जो हमने देखा है आई वुड से इकोनॉमिक फ्रंट पे या फिर रिफॉर्म्स के फ्रंट पे या फिर ड्रास्टिक मेजर्स के फ्रंट पे, तो वो पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है और वो कहीं ना कहीं मार्केट में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। आपका व्यू क्या है इस समय मोदी सरकार के जो 3 साल हैं और उसमें जिस तरह का इकोनॉमी का परफॉर्मेंस रहा है या फिर मार्केट्स का परफॉर्मेंस रहा है, इसे हाइंडसाइट में आप कैसे देख रहे हैं मनीष? सबसे पहले मिहिर, हम लोग पिछले हफ्ते मिले थे जी के एसएल ग्रुप के 90th ईयर के सेलिब्रेशंस पे। उसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बहुत ही स्पेक्टेकुलर प्रोग्राम था और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ पे थे। और जैसे उन्होंने भी वहाँ कहा कि अपने देश में जो एंटरप्राइज का स्पिरिट है उसको वो अनलीश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे पिछले 50-60 सालों में जो हमारा रवैया था देश में, ये था कि सरकार इज़ माई बाप और जो एवरेज सिटीज़न है ही हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। और ये सरकार की जो मैं कोशिश देख रहा हूँ वो ये है कि वो बाधाएं हटाएं लोगों के रास्ते से, और ये नहीं कि मैं नौकरी दूंगा या मैं आपको सब्सिडी दूंगा। आपके लिए मैं ऐसा प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि आप जाके अपने आप आपका प्रोग्रेस कर पाएँ। और वो फंडामेंटल डिफरेंस दिखने अब जा रहा है, क्योंकि जो पिछले 3 साल के कोशिशों के जो नतीजे अब सामने आ रहे हैं, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है या जो करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट था या डिमोनेटाइजेशन था, जब जैसे रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट भी आया है एंड सो मेनी अदर्स, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ नॉट टू बेनिफिट वन पर्सन बट कि जो भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर से बेनिफिट लेता है वो उससे आगे बढ़ सकता है। तो इनके सारे कोशिश आर पॉइंटिंग इन दैट डायरेक्शन टू गिव पावर बैक टू द कॉमन मैन एंड लेट देम अल्टीमेटली बी द ओनर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। सो इसे अगर आप साथ में लगाएं, साथ में लक भी बहुत ज़रूरी बात होती है। और जैसे तेल के भाव $50 हो गए, अगर ये $100 होते तो शायद इन सब प्रयासों का नतीजा इतना अच्छा नहीं होता। और तीसरा टेलविंड हमें ये भी मिला है कि दुनिया में कॉस्ट ऑफ मनी बहुत बहुत चीप है। 1-2% ब्याज रेट है दुनिया भर में, और वो पैसा जैसे स्लॉश अराउंड हो रहा है दुनिया में और हिंदुस्तान में भी पहुंच रहा है। तो ये तीनों फैक्टर एक साथ आके ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि देश का भाग्य बदलने जा रहा है और हमारे आंखों के सामने हो रहा है। आई होप दैट गिव्स यू अ गुड बैकग्राउंड। बिल्कुल। खैर, अब ये बात तो सही है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म अब हम खुद भी जब चैनल पर बात करते हैं कई इंडस्ट्रियलिस्ट से, मार्केट एक्सपर्ट से, सो एट दिस पॉइंट एक्चुअली उनका कन्विक्शन ज़्यादा लग रहा है देन मे बी अ ईयर बैक। बट मनीष, तो फिर इंडियन मार्केट्स में जो हम ऑप्टिमिज्म इस समय देख रहे हैं, इसे हम क्या एक ब्लेंड माने ऑफ द लिक्विडिटी glut which is going on globally and the steps which government is taking, इन दोनों के आधार पर? एब्सोल्युटली। ये जो हम कहते हैं कि लिक्विडिटी एंड सेंटिमेंट आर द क्रिएटर्स ऑफ अ बुल मार्केट। और अगर सेंटिमेंट भी रहता और लिक्विडिटी नहीं रहती तो भी ये मार्केट उछाल नहीं देख पाता। रियलिटी है कि दुनिया में, जैसे मैंने कहा, ब्याज के दर 2%, 3% के हैं, तो उनका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, और जब ये रुपया भी दिख रहा है कि मजबूती की ओर बढ़ते जा रहा है, और पुराने पॉलिसी की 5% हर साल रुपया को डिप्रिशिएट कर दीजिए, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, उनके निवेशक में वो सोचते थे कि हमें 3% रिटर्न चाहिए प्लस आई मस्ट लुक फॉर 5% डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो 8-10% का जब तक रिटर्न नहीं दिखे
हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए कोई भी स्टॉक में। एंड दैट 8-10% रिटर्न मेंट मल्टीपल ऑफ उसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ तो 100 डिवाइडेड बाय 8-10 वुड गिव यू 10 to 12 टाइम पी मल्टीपल, जो कि बाज़ार का बॉटम होता था और वो बेस बनता था। आज मैं देखने जा रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट 3 है एंड रुपी लुक स्टेडी और अप्रिशिएटिंग, और ये 3 का रेसिप्रोकल देखूँ तो एनी गुड शेयर दैट यू लुक एट एक साल फॉरवर्ड बेसिस पे 25-30 पी मल्टीपल पे चलने जा रहा है। हर कंजम्पशन स्टॉक को अगर आप एफएमसीजी में देखें, ड्यूरेबल्स में देखें, ऑटो में देखें, सीमेंट में देखें, ये सब 25-30 के पी हो गए, जो कि 10 साल 5 साल पहले हम सोचते थे ये मार्केट का टॉप होता है। आज मैं देख रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट लाइक बेस प्राइसेस हो गए कि 25 का पी होते ही कोई ना कोई बाई आ जाता है स्टॉक में। तो ये एकदम पैराडाइम चेंज डेफिनेटली हुआ है। एंड इसमें जो पॉलिसीज देखने जा रहे हैं कि द रुपी गवर्नमेंट इज़ नॉट ट्राइंग टू होल्ड डाउन एंड दे आर ओके कि 68 का रुपी 64 हो गया है। दैट इज़ ऑल्सो गिविंग परचेजिंग पावर टू द कॉमन इंडियन पर्सन, बिकॉज जो हम सामान खरीदते थे उनके प्राइसेस हर साल देखते थे कि उसमें इन्फ्लेशन हो रहा है, अब वो इन्फ्लेशन भी आपके कंट्रोल में आ रहा है, इंटरेस्ट रेट भी घट रहा है। सो जो अर्निंग रिकवरी के आसार अब नज़र आ रहे हैं कि यू विल गेट डिमांड रिकवरी, यू विल गेट फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, एंड देयरफॉर जो प्रॉफिट पूल है इंडिया का, जो कि 2006-07 में करीब 7% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, वो अब घट के 4% पे आ गया था। एंड द होल बेट इन द मार्केट इज़ कि ये 4% ऑफ जीडीपी का प्रॉफिट बढ़ के will head back towards that 7% number, and therefore earning growth is what everybody is betting on. That's the only way you can justify आज के valuation. और वो जोन अब अपना चल रहा है कि ये मार्केट सस्ता तो डेफिनेटली नहीं है, अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है, ये फॉरेनर के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से चल रहा है। और अगर ये अर्निंग रिकवरी आती है देन दिस मार्केट विल स्टिल मेक ग्रेटर हाइज, और अर्निंग रिकवरी नहीं आती है देन यू आर ऑलरेडी सीइंग how stocks are punished for missing earnings by 5 and 10%. Right. The stock falls almost 15-20% immediately. So it is that way a very discerning market and well poised, I would say. लेकिन मनीष जी, मैं जो मोदी सरकार के 3 साल है ना उस पर वापस आऊँगा, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग अर्निंग्स, इस बार की जो अर्निंग सीजन रही है उस पर एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था डिमोनेटाइजेशन का, एंड टू दैट एक्सटेंट देयर वाज अ फैक्टर ऑफ अनसर्टनिटी कि पता नहीं कैसे आएंगे अर्निंग्स। अब तक जितने अर्निंग्स आए हैं मेजॉरिटी ऑफ देम देखकर आपको क्या लगता है कि वॉज दैट ओवरब्लोन दैट फियर, और वो जो अर्निंग्स के रिवाइवल की बात आप कर रहे हैं, क्या उसके ग्रीन शूट्स आपको दिखे हैं इस बार अर्निंग्स के नंबर्स में? बिकॉज ऑब्वियसली ओनली देन मार्केट कैन एम टू गो हायर फ्रॉम वेयर इट इज ऑलरेडी। राइट। सो मेर जो एकदम पैनिक हो गया था नवंबर-दिसंबर में कि डिमोनेटाइजेशन से पूरा होलसेल ट्रेड नष्ट हो गया और अर्निंग नहीं होगी, डिमांड विल गो ऑफ अ क्लिफ, आई थिंक दोज फियर्स वर ओवरस्टेटेड और इतना ख़राब नतीजा नहीं हुआ है। डेफिनेटली जो होलसेल मार्केट है, जो बहुत कैश में काम करते थे, वहाँ पे असर आया है, बट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बाय एंड लार्ज हैव कम आउट ऑफ दिस विद फ्लाइंग कलर्स। दे हैव बीन सेक्टर्स लाइक in some areas of retail, textiles, places like that, there has been some effect. But by and large, if you look around, it ये लगता है कि हम 6 महीने पहले इतना पैनिक में क्यों थे, and it's like a dream which has come and gone, and already people are looking forward to GST. और उस वक्त भी थोड़ा डिस्ट्रप्शन होगा, बट अगेन मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट्स 5, 10, 15 ईयर्स फॉरवर्ड, और वो अर्निंग डिस्काउंट करते हैं। और ये जो सब एक्शन है डिमोनेटाइजेशन या जीएसटी, ये फंडामेंटली इतने अच्छे हैं इंडिया के लिए कि इनसे अपना टर्मिनल वैल्यू इंप्रूव होता है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस उस बिज़नेस के प्रति इंप्रूव होता है। सो अगर आपको 5% अर्निंग डिप मिले और 10% पी मल्टीपल एक्सपेंशन मिले, एक्चुअली द इफेक्ट इज़ नॉट ओनली न्यूट्रलाइज बट इट्स इन योर बेनिफिट, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया राइट नाउ। द कंट्री सीन एज बिकमिंग मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट एंड बिजनेस फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली, एंड जैसे आई एम जस्ट डाइवर्टिंग अ बिट टू द टॉपिक ऑफ फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट ऑल्सो, कि जब ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आ गया है, इट इज़ टू द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर्स एंड द ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स जो कि बदमाशी में बिलीव नहीं करते हैं। और इसमें भी आपको डिस्टिंक्शन अब दिखने लगेगा कि 4 बिल्डरों के रिजल्ट एकदम खराब आएंगे और 2-3 के ऐसे स्पेक्टेकुलर रिजल्ट आएंगे कि यू विल स्टार्ट सीइंग अ डाइवर्जन हियर ऑल्सो, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द होल इकोनॉमी। सो इट्स ओवरऑल आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और ये अच्छा भी है एक तरीके से, जो
डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मेन एंड बॉयज़ होता है वो इस समय हो रहा है. नाउ कमिंग बैक टू रिफॉर्म्स, एक तो डीमोनेटाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप था. सेकेंडली जीएसटी, एटलीस्ट इस समय तो ऐसा लग रहा है दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रोल इट आउट फ्रॉम जुलाई 1. अब ये जो जीएसटी है ये किस तरह से इकोनॉमी पर और मार्केट्स पर प्ले होगा मनीष? सी इमीडिएटली तो जीएसटी के इतने स्लैब आए हैं, दे हैव जस्ट ट्राई टू कीप इट एज बिजनेस एज नॉर्मल, कि जो स्लैब में आप वीएटी में थे या जहाँ भी थे. सो द थिंग इज़ कि आपका रोल ओवर इसमें एज स्मूथ एज पॉसिबल हो जाए. सो आई एम नॉट सो श्योर कि इमीडिएट इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव होगा. और जैसे कि 2-3 महीने लोगों को थोड़ा टर्मोइल भी रहेगा कि व्हाट इज़ द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ 30th जून एज अपोज टू ओपनिंग फॉर 1st जुलाई एंड सो ऑन. बट इसकी अगर आप रेट ऑफ चेंज देखें, इट इज़ लाइक आवर डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म ऑफ 10 years ago, 15 years ago, कि इफ़ द डायरेक्शनल थिंग इज़ कि आई विल मेक द टैक्स रेट मोर सिंप्लीफाइड एंड द नीड टू देन गो बैक एंड वर्क विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राई एंड डॉज एंड से कि मैं इस स्लैब में नहीं हूँ, उस स्लैब में हूँ. एक तो आपका वेलोसिटी ऑफ इकोनॉमी इससे डेफिनेटली इंप्रूव होगा. दूसरा, क्योंकि ये एंड पॉइंट पे टैक्सेशन होगा, अगर पूरे चेन में फैक्ट्री से लेके कंज्यूमर तक किसी ने भी बीच में गड़बड़ की या कैश निकाला, एंड में क्रेडिट अगर नहीं मिलेगा तो ये सारे चेन को ज़्यादा टैक्स कंप्लायंट कर देगा. एंड द होप ऑफ कोर्स इज दैट दिस मीन्स अ शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर्स जो कि ज़्यादा कैश में डील करते हैं टूवर्ड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर्स जो कि आपका एक्चुअली बिल लेके आपको भी क्रेडिट मिलेगा और उनको भी क्रेडिट मिलेगा. इससे ड्रामेटिक चेंजेस होंगे. एंड आई ड्रॉ द एनालॉजी विद 15-20 years ago जब वीएटी इम्प्लीमेंट हुआ था, देयर वाज अ मैसिव शिफ्ट फ्रॉम से अनऑर्गेनाइज पेंट प्लेयर्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर पेंट प्लेयर्स. और आज आप अपने सामने देख रहे हैं कि एशियन पेंट का या बर्जर पेंट का क्या मार्केट कैप चल रहा है, क्या मल्टीपल चल रहे हैं. जबकि 20 साल पहले हर छोटा आदमी साइड में जाके कोई ना कोई पेंट बना रहा था और बेच रहा था एंड ही वाज अंडर पासिंग एवरीथिंग. आज भी व्हेन यू हियर ऑफ टेक्सटाइल एंड लूम्स इन भिवंडी एंड ऑल ऑफ दैट, ये पूरे इंडस्ट्री का वैल्यू चेन completely will be transformed. And it is to the benefit of the organized player and effectively to the stock market. So again there will be very big winners and big losers over here. मनीष जी, पिछली बार बजट के बाद जब आपसे बात हुई थी तब आई रिमेंबर कि आप थोड़े ना आई मीन देयर वाज अ हिंट ऑफ अनसर्टनिटी अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़. और इनफैक्ट तब आपने काफ़ी अहम बात कही थी कि अगर हम अपने आसपास ही देखें, साउथ ईस्ट एशिया में देखें या फिर चाइना को देखें, कई देश हैं जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इस तरह से अनलीश किए हैं कि उनका जीडीपी पर कैपिटा इनकम एंड दी ओवरऑल इकोनॉमी बेस हैज़ एक्सपैंडेड अ लॉट. अब 3 साल हो चुके हैं मोदी सरकार के, 2 साल बचे हैं, इसमें भी देयर विल बी मल्टीपल इलेक्शंस. तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो शायद 1 आध साल और बचा है. But there is a strong possibility that the same government is going to come back and Mr. Modi will lead after the next Lok Sabha elections also. उसे अगर हम ध्यान में रखें और फिर अगर हम एक इकोनॉमिक विजन या ट्रैजेक्टरी देखें फ्रॉम हियर एंड ऑब्वियसली इंक्लूडिंग मार्केट्स, तो ये कैसा लग रहा है आपको? So Mihir, you are absolutely right to point out कि I was not exuberant with the direction of the budget or economic policy making. और एट द सेम टाइम ये भी था कि पॉलिसी मेकिंग इज़ अ कंटिन्यूम, कि वो एक दिन बजट पे आके ख़त्म नहीं होता है. एंड देयर इज़ अ पॉलिटिकल रियलिटी कि अगर आप बिहार इलेक्शन लूज़ किए हैं तो यू ऑल्सो वांट टू सी दैट हाउ डू आई विन पावर एंड कम बैक. और आज यूपी इलेक्शन जीतने के बाद जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है गवर्नमेंट में टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स विच अर्लियर दे वर अ बिट हेजिटेंट अबाउट, आई थिंक दैट चेंजेस द ट्रेजेक्ट्री. आई थिंक जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि जब तक हमारे देशवासी के पर कैपिटा इनकम में उछाल नहीं आएगा, उनके डे टू डे लिविंग में उछाल नहीं आएगा, ऑल टॉक ऑफ कि वी आर करप्शन फ्री और वी आर राइट माइंडेड इज़ एक्चुअली मीनिंगलेस. और उस डायरेक्शन में जो अब काम हो रहा है, एंड आई थिंक द 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग्स विच हैव हैपेंड पोस्ट बजट इज़ ए वी हैव अलाउड रुपी टू अप्रिशिएट, जो कि मैं 3 साल से इन एवरी पॉसिबल फोरम आई हैव बीन सेइंग दैट वी कैन नॉट डेप्रिशिएट आवर वे टू प्रॉस्पेरिटी. जब रुपया बढ़ता है एक्सपोर्टर रोते हैं, मगर नेट एक्सपोर्ट इंडिया का 5% से कम है. ये फिगर लगता है 15%, 16%, बट वे एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं और बाहर बेचते हैं. तो जो उसमें वैल्यू एडिशन है वो बहुत छोटा है. या हम जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और बाहर बेचते हैं. जो नेट इम्पैक्ट इंडिया में बचता है वो 3-4-5% का है.
और वो भी 5%। ये नहीं है कि रुपया घटाने से आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि अगले दिन फ़ोन आ जाता था भाव घटाइए। टेक्सटाइल में भी ऐसा देखा जाता है। सो जब आप रुपये को स्ट्रेंथन करके यू अलाउ कंजम्पशन इन द कंट्री टू ग्रो, यू कीप इन्फ्लेशन ऑल्सो डाउन, यू इंक्रीज द परचेजिंग पावर, उससे कंजम्पशन बूम होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आते हैं अपने फैक्ट्रियों में, जो कि आपने इंडिया के 2 व्हीलरों में या कार में देखा कि यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगे वो प्रोडक्ट, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गए इंडिया में। एंड दैट इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड रादर देन कीप ऑन डेप्रिसिएटिंग। तो एक ये बहुत बड़ा चेंज हुआ। दूसरा, जो इम्प्लीमेंटेशन के नज़रिए पे ऑलमोस्ट है राइट नाउ इज़ द फैक्ट ऑफ श्रिंकिंग द साइज ऑफ द गवर्नमेंट एसेट बुक। क्योंकि आज हम 3-3.5% ऑफ जीडीपी खाली ब्याज भरते हैं हर साल गवर्नमेंट में, और उसका किसी को फ़ायदा नहीं है। वो पब्लिक सेक्टर बैंक में जाता है, फिर इन्फ्लेशन होता है, और फिर गवर्नमेंट बोरो करता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, फिर पब्लिक सेक्टर के शेयरों में लॉस होता है। इंस्टेड ऑफ दैट, जो ये आज $1 ट्रिलियन के एसेट खड़े हैं गवर्नमेंट के बुक्स में, और उन पर रिटर्न बैडली 2% का है। अगर ये एसेट धीरे धीरे प्राइवेटाइज किए जाएं, जैसे पिछले साइकिल में वाजपेयी सरकार ने किया था, मारुति वेंट फ्रॉम पेइंग पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, और आज मारुति के आप रिजल्ट देख रहे हैं। इफ दे प्राइवेटाइज हिंदुस्तान जिंक वेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, आज उसके रिजल्ट देख रहे हैं। IPCL बेचा गया फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू रिलायंस, उसके आप नतीजे देख रहे हैं। तो हर सेक्टर में जब प्राइवेट आदमी आता है, जो रिटर्न रेशियो दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट ऑन दोज एसेट्स, इट ड्रामेटिकली शिफ्ट्स द प्रोफाइल ऑफ द इकोनॉमी। और आज यही नंबर अगर मैं दूँ, $1 ट्रिलियन के एसेट पे अगर भारत सरकार अल्टीमेटली इज एबल टू हैंड ओवर टू प्राइवेट हैंड्स, मोर प्रोडक्टिव हैंड्स, और 10% का रिटर्न भी इसमें चेंज हुआ, 2% से 12% हो गया, ये इंक्रीमेंटल $100 बिलियन का प्रॉफिट बनता है हमारे देश में। आज सारे BSE 500 के शेयरों के प्रॉफिट अगर मैं गिन लूँ तो वो $80 बिलियन है। ट्रू। सो विच मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डबलिंग द होल अर्निंग ऑफ इंडिया, एंड द इकोनॉमी बिकम मोर प्रोडक्टिव, और इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इससे GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है। जो 8% हम एस्पायर करते हैं कि GDP ग्रोथ रेट होगा, वो 10, 11, 12 भी हो सकता है, जैसे चाइना में देखा गया था। वेलोसिटी इंक्रीज होती है, प्लस प्रॉफिट पूल एक्सपैंड होता है, पर कैपिटा इनकम एक्सपैंड होता है, एंड द वर्चुअस साइकिल स्टार्ट्स। सो फाइनली आई सी द मूविंग इन दैट डायरेक्शन, एंड आई कैन सी कॉन्क्रीट स्टेप्स हैपनिंग इन दैट डायरेक्शन। उससे जो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, आई थिंक देयर इज अ बिग थिंग टू बी सेड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि जब आप और हम कह रहे हैं कि 2019 का इलेक्शन ऑलमोस्ट सर्टेन है, ये सरकार जीत जाएगी, तो जो कॉन्फिडेंस उनके भी मन में आता होगा कि अगर हम ये सब स्टेप करें तो हमारी जीत और भी निश्चिंत है, एंड इट मेक्स देम लिटिल मोर बोल्ड। वरना ये होता कि 2018 का जो बजट बनता वो पॉपुलिस्ट बनता, क्योंकि 2019 का इलेक्शन जीतना है हमें। बिल्कुल। बट दैट्स द लास्ट बजट व्हिच इज कमिंग, whereas this time now market is still anticipating कि there will be lot more good things coming over the next 12 months. बिल्कुल। अब जो 2-3 चैलेंजेस हैं ना मनीष, उस पर मैं आप जानना चाहूँगा, जो कि क्रिटिकल हैं, और वहाँ पर आई थिंक एक्सपेक्टेड था भी कि थोड़ा बेहतर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और रब ऑफ मोदी इफेक्ट का पिछले 3 सालों में। एक तो देखिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा नहीं है देश में, स्पेशली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ येट टू टेक ऑफ। सेकेंड, आप ओवरऑल अगर क्रेडिट ऑफटेक को देखें, उसका आंकड़ा जो है वो काफ़ी डरावना लगता है, स्पेशली जब हम 7-8% GDP देखते हैं और फिर क्रेडिट ऑफटेक का इस तरह का आंकड़ा देखते हैं, तो थोड़ा डर लगता है कि आई होप देयर इज़ नो एनोमली समवेयर इन द नंबर्स। और तीसरा, जो ओवरऑल आई वुड से रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डेफिसिट मैनेजमेंट, इन सबको जोड़कर रेटिंग्स पर जो आई मीन सॉवरन रेटिंग्स पर जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, वो एटलीस्ट अब तक देखने को मिला नहीं है। सो यू नो, आई मीन यू कैन सी दैट इवन S&P और मूडीज फॉर दैट मैटर, वो अभी भी थोड़े आई थिंक वेट एंड वॉच मोड में ही है। इन 3 फ्रंट्स पर व्यू क्या है आपका अबाउट मोदी गवर्नमेंट? Yeah. So I'll share on these 3 fronts, but just briefly before that, I think जो central issue है वो job creation का है, क्योंकि 1 करोड़ जॉब चाहिए of some form in India, and that is the bigger issue. जहाँ तक ये इन्वेस्टमेंट साइकिल का और रेटिंग का इशू है, लेट मी रिस्पॉन्ड एज फॉलोज कि सबसे पहले रेटिंग एजेंसी आर टोटली bereft of any sanctity anymore. They went into 2007 global crisis with AAA rating for all the banks, which ultimately had to be bailed out by all the governments. True. And they are totally behind the curve. And जो जहाँ तक मार्केट का भी सवाल है, the market totally ignores these agencies. Already इंडिया में जो आप डेट इन्फ्लोज देखते हैं,
is basically the market is saying I don't believe that India is below investment grade. जो 15, 20, 30 बिलियन डॉलर इंडिया में आते हैं, looking at the potential for returns on debt market in India, are now in excess of the money which comes towards equity. So rating agencies have been totally discredited. So I don't think we should think about that a lot. Second, जहाँ आपने पूछा कि ये इन्वेस्टमेंट साइकिल का सवाल है, इसमें अगर मैं 2-3 वे में इसे ब्रेक करूँ, हमारी सेविंग रेट जो 25-30% ऑफ जीडीपी रहती थी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हेरफेर नहीं हुआ है. By and large, still we are a saving nation, and when you save, that money does get invested somewhere. It's a double entry. अब ये 25% सेविंग में टिपिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डेफिसिट मिला के करीब 10% ऑफ जीडीपी हुआ करता था. तो 10% गवर्नमेंट बोरो कर लेता था इस 25% सेविंग रेट में से, और उससे अपना डेफिसिट फाइनेंस करता था. सेंट्रल गवर्नमेंट की टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 2% है जीडीपी की, जिसमें ब्रिज आ गए, रोड आ गए, डैम आ गए, सब आ गए जो उसके हैं. और समझिए 0.5%, 0.25% और आप गिन लीजिए डिफेंस एक्सपेंडिचर के. तो ये 2-2.5% से बढ़ा के एट द मोस्ट 1% और शिफ्ट हो सकता है इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, विच फ्रेंकली दे हैव डन. जगह आप रेलवेज देखें, पावर सेक्टर देखें, डिफेंस देखें और रोड सेक्टर देखें, पोर्ट्स देखें, सब में एक्चुअली इन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट से. बट जैसे मैंने कहा, ये 2-3% ऑफ जीडीपी है, तो दिस कैन नॉट मूव द नीडल. दे आर डूइंग द राइट थिंग, बट दे कैन नॉट डू दैट मच मोर. अब आप देखिए, अनदर 3% कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है स्टेट गवर्नमेंट में, जो कि आपके सारे जो स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, पावर प्लांट चलते हैं, वो सब स्टेट लेवल पे हैं. वहाँ पे डेफिसिट इतना भयंकर था कि फ्री में पावर दिया जा रहा है, फ्री में स्कूल एजुकेशन दी जा रही है. तो द स्टेट्स हैड टू गेट फिजिकली मोर रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट इज द रेट ऑफ चेंज यू सी as this government infiltrates and goes deeper and deeper into India. So अगर आप जो पुराने एनडीए गवर्नमेंट के स्टेट का रिकॉर्ड देखें as opposed to the other states, and I'm not making a political statement here, but the facts are there for all to see. कि as they become more fiscally responsible, state government expenditure is also going up. True. और जैसे हम बम्बई में ही बैठे हैं, यहाँ पे इतने सालों के बाद देखने लग रहा है कि जो ब्रिज बन रहे थे, जो ये कोस्टल रोड बन रहा है, ट्रांस हार्बर लिंक बन रहा है, ये सब प्रोजेक्ट फाइनली देखने मिल रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट इट वाज अ 10-year इन्वेस्टमेंट हॉलिडे. जो नया एयरपोर्ट आ रहा है, जो अगले 4-5 सालों में आएगा, दिस इज ऑल इन्वेस्टमेंट टेकिंग प्लेस. देन यू कम टू प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर. उसमें आप इंडस्ट्री को एक बार अगर 2 भागों में अगेन बांटिए कि जहाँ पे ग्रोथ है, जैसे कि सीमेंट है, ऑटो है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. वेदांता को देखिए, नॉन फेरस मेटल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. जहाँ प्रॉब्लम आया, दैट वाज इन माइनिंग एंड पावर सेक्टर, विच वाज टोटली स्कैम टेंटेड इन द पास्ट. टेलीकॉम में भी जब आपने स्पेक्ट्रम ऑक्शन किए, वो इन्वेस्टमेंट आया. सो इट्स, आई थिंक दिस क्राइंग की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है इज एक्चुअली अ मिसनोमर. देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज विच ऑपरेटेड इन अ सर्टेन वे who are not able to invest anymore, and they will not invest. I don't see that coming back also. Right. The other big chunk was कि almost $200 billion का रियल एस्टेट से इन्वेस्टमेंट होता था हर साल. उसमें बहुत कैश सर्कुलेशन था, वो एकदम ठप हो गया सेक्टर, क्योंकि जो बिल्डर कम्युनिटी है वो स्टक हो गई, कैश का सर्कुलेशन स्टक हो गया. तो जब ये रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट भी जब आया है, आई थिंक इससे भी इसके पहिए चालू होंगे. बिल्कुल. और लास्टली 2/3 ऑफ द इकोनॉमी इज सर्विस सेक्टर, जो कि बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तो चालू ही है. सो व्हाट आई सस्पेक्ट इज गोइंग ऑन इज दैट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इकोनॉमी इज गेटिंग मोर एफिशिएंट एंड मूव फ्रॉम कैश टू चेक is holding back a number of people from doing what they should be doing. So certainly I don't believe कि investment cycle is stuck in the way people keep crying. 2-3 सेक्टर हैं जहाँ पे इशू है, but I don't think it is as widespread as people believe. बिल्कुल. चलिए, आई थिंक थोड़ा यू आर ऑल्सो गेटिंग लेट. मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले लूँगा मनीष जी. एक तो आपने बैंकिंग की बात की, अब इस पर जो एनपीए को लेकर सरकार का जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन आया है वो, एंड इससे वाकई ये प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो सकती है पीएसयूज़ के एनपीए की, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. एंड सेकेंड इज कि स्ट्रॉन्गेस्ट थीम आपको इस समय फिर मार्केट में कौन सी लग रही है? पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तब आपने कहा था कि कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये स्ट्रॉन्ग थीम है, उसमें कुछ चेंज किया है क्या आपने? राइट. Now we spoke of consumption. I think I would have surely talked about the whole banking finance sector, because that is really the engine of the economy. और उसमें I don't think that changes. Infrastructure also. So actually the engines are firing. और हर sector में you will find good things to do.
बैंकिंग का जहाँ तक सवाल है कि जब ये जॉइंट लेंडर्स फोरम हो रहा था और एक दो बैंक इसमें कॉल नहीं ले पा रहे थे कि अगर हमने किसी को कंसेशन दिया एनपीए को 100 रुपये के बदले 60 रुपये में सेटल करके बोले पैसे तो वापस दो, ये डर था कि हमारे बाद में कोई सीबीआई इंक्वायरी आ जाए या समबडी इम्प्यूट्स मोटिव्स ऑन अस। सो फॉर दैट जो ये अब आरबीआई के बेसिस के ऊपर ऑर्डिनेंस आया है दैट a minority banker in the consortium cannot hold the whole consortium, and b that fear of being hounded is taken away. So certainly this should form speedier resolutions along with the Bankruptcy Act. So this is a really good move. Having said that, I also want to say that it is not easy to be a banker anymore, and certainly not the old type of banking कि हमने asset रख लिया और इसलिए हमने सोचा कि हम we are safe. क्योंकि जिस रेट से डिस्ट्रप्शन आ रहा है दुनिया में, आज आप जो स्टील प्लांट को लेंड करेंगे या आज आप जो हॉस्पिटल को लेंड करेंगे उसका 7 साल 8 साल बाद क्या पोजीशन होगा, इट इज सो हार्ड इवन फॉर इक्विटी पर्सन टू से आई कांट सी हाउ द बैंकर इज एबल टू लेंड विद कॉन्फिडेंस ऑन टर्म प्रोजेक्ट फॉर 7, 8, 9 years. एंड सर्टनली द स्किल सेट विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर बैंकिंग हैज ड्रामेटिकली चेंज. सो ये जो 75% बैंकिंग सेक्टर का शेयर पब्लिक सेक्टर बैंक के हाथ में है और 25% प्राइवेट सेक्टर में है, ये आई थिंक ऑलमोस्ट इनएविटेबल है कि अगले 3-4 सालों में दिस विल फ्लिप और प्राइवेट सेक्टर 75 हो जाएगा और पब्लिक सेक्टर 25 हो जाएगी, बिकॉज दिस मूव इज इनएविटेबल. प्लस एज द सेविंग इन द इकोनॉमी गोज मोर एंड मोर टू फाइनेंशियल एसेट, एक तो आपका 500 बिलियन का सेविंग रेट बढ़ के 1 ट्रिलियन होगा, उसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर था 250 बिलियन का वो बढ़ के ऑलमोस्ट 800 बिलियन हो जाएगा, और उस 800 बिलियन में 75% प्राइवेट सेक्टर का शेयर देखें तो $550 बिलियन का शेयर उनका हो जाएगा. सो इट बिकम 7-8 टाइम एक्सपेंशन पॉसिबिलिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड एनबीएफसीज. और दैट इज व्हाट मार्केट इज एक्चुअली रिवॉर्डिंग टुडे, कि जहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है they are valuing them on P multiple rather than price to book value, which was the old norm. True. So public sector keeps getting valued on price to book, which keeps deflating, and private sector and NBFCs keep getting now valued on P multiple because they are being valued for growth, and they are seen as a proxy for both consumption as well as infrastructure, because more and more the lending will now go towards working capital cycle and so on. Right. So there is certainly a reason to feel optimistic over there. ऑलराइट, चलिए तो ये इसी नोट पर इस बातचीत को ख़त्म करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू फील ऑप्टिमिस्टिक. बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू मेयर.